नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केपी एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, इन प्रश्नों की हम विस्तृत व्याख्या इस वीडियो में के माध्यम से देखने वाले हैं, और जो आपको इन प्रश्नों के बारे में डाउट हैं वो सारे क्लियर करने वाले हैं, और जो भी टॉपिक इन प्रश्नों से बन रहे हैं उनको भी हम आज समझने का प्रयास करेंगे। राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉप क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए सीधे प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों कि औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मोंटेग्यू घोषणा की परिणति था। यानी कि आपको इसमें यह बताना है कि कौन सा अधिनियम मोंटेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम में भारत 1919 का जो अधिनियम था उसे मोंटेग्यू घोषणा अधिनियम या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता था। अब दोस्तों, आपको भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में तीन महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। पहली बात, भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। उस समय मोंटेग्यू भारत के राज्य सचिव थे तथा चेम्सफोर्ड है वो भारत के वायसराय थे। एक पॉइंट दोस्तों ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि दोस्तों इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी, यानी कि सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों को पृथक निर्वाचित क्षेत्र प्रांत स्तर पर प्रदान कर दिया गया था। ये दोस्तों दूसरी बात कि भारत में द्वैत शासन स्थापित किया गया। और तीसरी बात आपको याद रखनी है कि इस अधिनियम द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायोग का पद बनाया गया तथा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये तीन बातें दोस्तों महत्वपूर्ण है भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में, जो कि बार बार एग्जामों में पूछी जाती हैं। ये तीन बात आप नोटबुक में लिख लें, कंठस्थ कर लें। महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि बार बार एग्जामों में पूछी जाती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान अधिनियम एवं उसके प्रमुख प्रावधानों की त्रुटिपूर्ण युग्म की पहचान कीजिए। तो दोस्तों, इसमें जो त्रुटिपूर्ण युग्म है वो है अपना एक नंबर, यानी कि जो एक नंबर आंसर है वो त्रुटिपूर्ण है, इसका युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब दोस्तों, जो सही सुमेलित हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल सही है दोस्तों, यानी कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचित क्षेत्र आवंटित कर दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वैत शासन हमने पढ़ लिया है दोस्तों पहले प्रश्न में। और भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्ता पढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आने वाला है 1935 भारत शासन अधिनियम के बारे में। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं भारत परिषद अधिनियम 1919 के बारे में जो महत्वपूर्ण 1909 के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम आपके सामने शेयर कर लेते हैं कि उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो भारत के राज्य सचिव थे वो थे मार्ले तथा मिंटो भारत के वायसराय थे, इसलिए इसको मार्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है। दोस्तों, एक नंबर बात आपको ये ध्यान रखनी है। और दोस्तों, इसमें जो दूसरी महत्वपूर्ण बात याद रखनी है जो कि बार बार एग्जामों में पूछी जाती है कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचित क्षेत्र प्रदान कर दिया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1909 यानी कि मार्ले मिंटो अधिनियम द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचित क्षेत्र प्रदान कर दिया गया था, यानी कि भारत में जो सांप्रदायिकता के बीज हैं वो 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा बो दिए गए थे। ये दोस्तों दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। और दोस्तों, जो तीसरी और महत्वपूर्ण और आखिरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इस अधिनियम द्वारा सत्येंद्र सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। दोस्तों, जो भारत शासन अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1909 था, मार्ले मिंटो एक्ट था, इस अधिनियम द्वारा जो कि सत्येंद्र सिन्हा है उसको वायसराय की कार्यपालिका में शामिल कर दिया गया था। वो प्रथम भारतीय थे जो कि वायसराय की कार्यपालिका में चुने गए। तो दोस्तों, ये थी मार्ले मिंटो एक्ट 1909 के बारे में महत्वपूर्ण बातें, आप नोट कर ले दोस्तों। तीन फैक्ट हैं जो कि बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 में हुआ था। तो दोस्तों, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था दोस्तों बेलगांव में। ये अधिनियम दोस्तों 1924 में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखें। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। और दोस्तों,
कर्नाटक पूरे राज्य में एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो भी बेलगांव में और महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। दोस्तों ये बात आप ध्यान रखें। और दोस्तों ये कांग्रेस अधिवेशन कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था, जो कि गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ था। दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, कांग्रेस का 39वां अधिवेशन बेलगांव में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कर्नाटक राज्य में हुआ था। दोस्तों और दोस्तों अगर हम बेलगांव की बात करें तो दोस्तों बेलगांव में 1916 में तिलक जी द्वारा एक महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किया गया था, होम रूल आंदोलन। वो भी बेलगांव से ही शुरू किया गया था, कर्नाटक के बेलगांव से। यानी तिलक जी का जो होम रूल आंदोलन था वो भी बेलगांव से शुरू किया गया। गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था गांधी जी की अध्यक्षता में, वो भी बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों, ये आप ध्यान रखें। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने और एकत्रित किया है कि दोस्तों जब ये बेलगांव में अधिवेशन कांग्रेस का होने वाला था, उस समय जो भी इस अधिवेशन में शामिल होने वाले लोग हैं तथा जो कांग्रेस के कार्य करने वाले सदस्य थे, उन सब के लिए दोस्तों पीने के लिए पानी की व्यवस्था एक कुआं खुदवाया गया था। उसको दोस्तों अब वर्तमान में भी वो कुआं उपस्थित है और उसको कांग्रेस कुएं के नाम से जाना जाता है। यानी कि कांग्रेस कुआं बेलगांव में है। दोस्तों ये ध्यान रखना, एक रोचक तथ्य है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। दोस्तों देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों बेलगांव अधिवेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ है दोस्तों, और बेलगांव से संबंधित जो फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते थे। ये वो दोस्तों मैंने आपके सामने शेयर किया। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता है वो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। यानी कि गांधी इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और दोस्तों बहुत से एग्जामों में पूछा गया कि गांधी इरविन समझौता क्या है, गांधी इरविन समझौता क्या है। पर दोस्तों आपको महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखनी है कि आखिर गांधी इरविन समझौते में ऐसा था क्या जो कि बार बार एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न बन गया। तो दोस्तों मैं आपको इसकी विस्तृत व्याख्या कर दूं कि जो गांधी इरविन समझौता है वो हुआ था दोस्तों 5 मार्च 1931 को। गांधी जी और अंग्रेजों की तरफ से जो अधिकारी थे वो थे इरविन, यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता थे गांधी जी और इरविन के मध्य ये समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता। और दोस्तों इस अधिवेशन में जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि दोस्तों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में बड़े स्तर पर हो रहा था उसको समाप्त करना, गांधी जी को मनाना। अंग्रेजों की तरफ से ये प्रयास थे कि गांधी जी किसी भी तरह से मान जाएं और ये आंदोलन बंद कर दें। तो दोस्तों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता इसी कारण हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए। और दोस्तों इसमें जो शर्तें थी वो मैं आपको बता दूं। गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने 5 शर्तें रखी थी इस समझौते में, और इरविन ने गांधी जी के सामने 3 शर्तें पेश की थी। दोस्तों गांधी जी की 5 शर्तें कौन कौन सी हैं मैं आपको बता दूं, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी बंदियों को रिहा कर दिया जाए। यानी कि गांधी जी ने एक शर्त ये रखी थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो हिंसा के आरोपी हैं उनको तो आप भले अंदर रहने दो, पर जो बाकी सदस्य हैं उनको रिहा कर दिया जाए, जो कि जिन्होंने हिंसा नहीं की, जिन्होंने अपने सविनय तरीके से आंदोलन में भाग लिया है, उनको रिहा कर दिया जाए। और दोस्तों गांधी जी की दूसरी शर्त आप ध्यान रखें, समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार प्रदान किया जाए। यानी कि दोस्तों गांधी जी ने 1930 में जो दांडी यात्रा शुरू की थी, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक जो गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी अपने 72 अनुयायियों के साथ, क्योंकि उस समय दोस्तों भारत में जो नमक था वो अंग्रेजों के एकाधिकार में था। यानी कि भारतीय लोग नमक उत्पादन नहीं कर सकते थे और अंग्रेज जो नमक उत्पादन करते थे उन पर वो बहुत ज़्यादा कर लगाते थे, वो बहुत महंगा था। तो दोस्तों गांधी जी ने ये कहा कि भारतीय लोगों को नमक बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया जाए। और दोस्तों तीसरी गांधी जी की शर्त थी कि शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकान के आगे धरना दे सकेंगे। यानी कि जो व्यक्ति हैं वो शराब और विदेशी कपड़ों की जो दुकान है उनके आगे भारतीय अपने धरना प्रदर्शन कर सकेंगे, सविनय अवज्ञा उनकी कर सकेंगे। दोस्तों ये एक तीसरी शर्त थी। और दोस्तों चौथी शर्त आप ध्यान रखें कि आंदोलन के दौरान जिन व्यक्तियों ने त्याग पत्र दिया है उनको अपनी नौकरी पर वापस रख लिया जाए। यानी कि जिन्होंने इस आंदोलन की वजह से नौकरी से त्याग दिया, अंग्रेजों की जो सरकारी नौकरी थी उनमें वो त्याग दे दिया, यानी कि उनको रिजाइन कर दिया, उनको वापस ले लिया जाए। और दोस्तों
पांचवी शर्त थी कि आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति को वापस दिया जाए। ये दोस्तों गांधी जी की पांच महत्वपूर्ण शर्तें थी, जो कि आप ध्यान रखें। गांधी इरविन समझौते को डीपली से समझें, आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। और दोस्तों जो इरविन की 3 मांगे थी वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बार बार एग्जामों में पूछी गई है। पहली तो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए, तो जो दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है आपको, यानी कि गांधी इरविन समझौता किस वजह से हुआ था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए। एक मांग तो इरविन जी की ये थी। और दूसरी मांग देखिए आप दोस्तों, दूसरी मांग थी कि कांग्रेस की है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लें, यानी कि जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनमें जो द्वितीय सम्मेलन हुआ था, उस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी इसी वजह से कांग्रेस को शामिल करते हैं, यानी कि गांधी इरविन समझौते की वजह से ही कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है। ये दोस्तों दूसरी शर्त थी, आप ध्यान रखें कि गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग क्यों लिया, यानी कि गांधी इरविन समझौते के कारण। और तीसरी मांग थी गांधी जी पुलिस की ज्यादतियों की मांग को छोड़ दें, यानी कि जो पुलिस ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लोगों पर जो लाठीचार्ज किए, ज्यादतियां की है, उनको आप छोड़ दें, वो मांगे छोड़ दें आप। वो हो गया, अंग्रेजों ने कहा माफी चाहते हैं, अब उन पर कार्रवाई ना करें गांधी जी। ये इरविन की 3 मांगे थी। दोस्तों ध्यान रखें, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, गांधी जी ने अपनी 5 सूत्री मांग रखी, इरविन ने अपनी 3 सूत्री मांग रखी। इन 8 मांगों पर टोटल समझौता हुआ था। दोस्तों ये ध्यान रखें, महत्वपूर्ण और जो शर्तें हैं वो दोस्तों ध्यान रखें, क्योंकि इन शर्तों से बार बार क्वेश्चन बनता है दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण बातें। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो दोस्तों संविधान सभा में जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो दोस्तों भीमराव अम्बेडकर। हम सबको पता है दोस्तों कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर, रटा हुआ है दोस्तों। जिन्होंने राजनीति पढ़ी है उन्होंने ये प्रश्न तो जरूर याद किया होगा दोस्तों। अब दोस्तों इस प्रश्न की जो महत्वपूर्ण व्याख्या देखें, अब दोस्तों ये प्रश्न नहीं पूछा जाता, ये दोस्तों पुराने एग्जामों में पूछा जाता था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। अब दोस्तों रट गया है, क्योंकि दोस्तों प्रारूप समिति थी वो दोस्तों संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, क्योंकि दोस्तों संविधान का जो प्रारूप है, खाका तैयार करने का काम है, वो प्रारूप समिति को सौंपा गया था दोस्तों। और प्रारूप समिति के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैं आपके सामने शेयर कर दूं। पहला, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, यानी कि प्रारूप समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था दोस्तों। ये आप ध्यान रखें, महत्वपूर्ण फैक्ट है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947। और दोस्तों फैक्ट आप ध्यान रखें, प्रारूप समिति में दोस्तों 7 सदस्य थे, यानी कि भीमराव अम्बेडकर और इनके 6 सदस्य और थे, यानी कि कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। और 7 सदस्यों में जो अध्यक्ष चुने गए थे वो थे भीमराव अम्बेडकर, यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर और 7 सदस्य शामिल थे। और दोस्तों प्रारूप समिति ने भारत का जो इतना बड़ा संविधान तैयार किया है उसको दोस्तों 6 महीने के समय में ही दोस्तों इतना बड़ा संविधान तैयार कर लिया था, और 141 बैठकें की थी दोस्तों प्रारूप समिति ने। ये दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट थे प्रारूप समिति के संबंध में जो मैंने आपके सामने शेयर किए दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, आप नोटबुक में नोट कर लें दोस्तों। बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रारूप समिति तथा इनके जो कार्य हैं उनके बारे में आपको पूछा गया है, यानी कि गठन कब हुआ, ये सब दोस्तों सब पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखें और आप इनको नोटबुक में नोट कर लें दोस्तों। वीडियो दोस्तों लंबा जरूर हो सकता है प्रश्नों की व्याख्या करते समय, पर दोस्तों आपकी जानकारी, आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है वो एकदम क्वालिटीपूर्ण और प्योर ज्ञान है दोस्तों। कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है दोस्तों, कोई वीडियो के व्यू के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, आपको सिर्फ ज्ञान देने की मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, यानी कि जो आपको राजनीति विज्ञान के जो प्रश्न है उनको मैं आपको क्लियर करा सकूं दोस्तों। आप वीडियो देखने के बाद ये महसूस नहीं करें कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा है या नहीं सीखा। आप दोस्तों वीडियो पूरा देखने के बाद ये जरूर सोचेंगे कि इस वीडियो से मैंने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी अर्जित की है। चलिए दोस्तों देखिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है दोस्तों। अब हाल वर्तमान समय में देखें तो दोस्तों दल बदल का जो खेल है वो जोरों शोरों पर चल रहा है राजनीति में कोई कांग्रेस में आ रहा है, कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई बीजेपी से कांग्रेस में आ रहा है। तो दोस्तों दल बदल की जो नीति है वो दोस्तों बहुत तेजी से चल रही है। तो दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है, इससे प्रश्न उठा सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको दे दूं कि जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है। भारतीय
संविधान में दोस्तों अनुसूचियों की संख्या टोटल 12 है। उनमें से जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल के संबंधित जो भी कानून है उनको रखा गया है। अब दोस्तों 10वीं अनुसूची के बारे में थोड़ा देख लीजिए। अनुसूची 10 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई दोस्तों। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि 52वें संविधान संशोधन अनुसूची 10 को जोड़ा गया और अनुसूची 10 में दल बदल के संबंधित कानून बनाए गए। दोस्तों ये आप ध्यान रखें और नोटबुक में नोट कर लें। चलिए दोस्तों देखें अगला क्वेश्चन। भारत एक गणराज्य है क्योंकि, तो दोस्तों भारत गणराज्य इसी वजह से है क्योंकि वहाँ निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है, इसीलिए भारत एक गणराज्य है दोस्तों। ये तो दोस्तों राष्ट्रपति का एक उदाहरण है। भारत में सभी सदस्यों का है वो निर्वाचन ही किया जाता है, यानी कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनका निर्वाचन जरूर किया जाता है दोस्तों, इसीलिए भारत एक गणराज्य है। अब दोस्तों देख लीजिए इस प्रश्न की महत्वपूर्ण व्याख्या देख लीजिए दोस्तों। भारत एक गणराज्य है इस संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचित होता है दोस्तों, ये ध्यान रखें। और दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, राष्ट्रपति के बारे में मैं आपको ये जानकारी शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है इसलिए भारत एक गणराज्य है। ये सरकार का एक रूप है जिसमें देश को एक सार्वजनिक संपत्ति माना जाता है, न कि शासकों की एक निजी संपत्ति। इसीलिए दोस्तों भारत एक गणराज्य है। क्योंकि दोस्तों जो राष्ट्रपति बन गया, अब दोस्तों वो पूरे भारत देश को अपनी संपत्ति नहीं मान सकता। ये एक सार्वजनिक संपत्ति है, जनता की संपत्ति है, यानी कि सबकी भागीदारी है, इसलिए दोस्तों ये गणराज्य है। और दोस्तों ये सरकार का एक रूप है जिसके अनुसार राज्य का एक प्रमुख राजा नहीं होता है, यानी कि दोस्तों ये गणराज्य इसी है। राष्ट्रपति को भले ही जनता ने कार्य करने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए चुन भले ही लिया, उनको फैसले लेने का अधिकार राष्ट्रपति को जरूर है, पर दोस्तों वो राजा नहीं कहा जा सकता है, यानी कि जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के हाथ में जरूर है, पर दोस्तों जनता कभी भी इनको शासन से हटा सकती है। दोस्तों ये बात आप गणराज्य मैंने समझाने की कोशिश की है दोस्तों। गणराज्य के बारे में ध्यान रखें, आप लिखने की जरूरत नहीं है कि गणराज्य क्या है, ये आप ध्यान रख लें दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निश्चित करता है? यानी कि जो दोस्तों भारतीय संविधान में जो मानव के दुर्व्यवहार को, यानी कि दुर्व्यापार को जो निश्चित करता है वो है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि मानव के दुर्व्यापार को निश्चित करता है, यानी कि मानव के व्यापार पर रोक लगाता है। अब दोस्तों देख लीजिए मूल अधिकारों के बारे में क्या क्या फैक्ट हैं वो मैं आपको बता दूं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख है, यानी कि दोस्तों संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, ध्यान रखें दोस्तों, नोट कर लें, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान में है दोस्तों, ये आप ध्यान रखें। और दोस्तों जो संविधान का भाग 3 है उसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये दोस्तों आप ध्यान रखें, भारत का मैग्ना कार्टा किस, संविधान का जो मैग्ना कार्टा है वो किस भाग को कहा जाता है, वो है भाग 3 दोस्तों। मूल अधिकार शामिल है दोस्तों उनमें अनुच्छेद 12 से 35 तक, ये दोस्तों आप ध्यान रखें। और दोस्तों जो मूल अधिकार हैं वो दोस्तों अमेरिका से लिए गए हैं, ये भी आप ध्यान रखें, एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, मैं उन्हीं को ही आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। संविधान में दोस्तों शुरुआत में दोस्तों 7 मूल अधिकार थे, पर बाद में 6 मूल संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था मूल अधिकारों की श्रेणी में, और बाद में 6 मूल अधिकारों को रखा गया था। और दोस्तों संपत्ति के अधिकार के बारे में बार बार प्रश्न पूछे गए थे, ये दोस्तों थे कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया था, यानी कि शुरुआत में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। और दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है वो भाग 300 क में जोड़ दिया गया था, ये आप ध्यान रखें। ये दोस्तों थी अपने मूल अधिकारों के बारे में बातें, नोट कर ले दोस्तों, बार बार एग्जामों में पूछा गया इन प्रश्नों के बारे में जो मैंने आपके सामने शेयर किया दोस्तों। चलिए दोस्तों चलें अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों जो 2 कथन दे रखे हैं उन पर आपको विचार करना है। कथन ये है दोस्तों, संसद कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को अतिक्रमण करे, ये दोस्तों एक है, नंबर पॉइंट है। दूसरा बी पॉइंट देखिए दोस्तों, संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है। उपयुक्त कथन में जो सही कथन कौन सा है वो दोस्तों बताना है। तो दोस्तों इसमें जो कथन है वो 3 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों कथन सही है।
संसद के बारे में, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों पर अतिक्रमण करे, यानी कि दोस्तों ये सही है। और दूसरा पॉइंट देख लीजिए, संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है। और दोस्तों एक दूसरे तरीके से अगर इससे इन दो वाक्यों से अगर प्रश्न बने, वो ये बनेगा दोस्तों कि जो संविधान निर्माण है वो भारत में, संविधान निर्माण का अधिकार भारत में किसके पास है? तो दोस्तों संविधान निर्माण का जो नए कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है दोस्तों, ये आप ध्यान रखें। और एक तरीके से घुमा के प्रश्न पूछा जाए तो इस तरीके से पूछा जाता है। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो दोस्तों संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है दोस्तों, ये आप ध्यान रखें कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। इसका 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। और दोस्तों देखिए अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखें। अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। और दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों, ये आप और ध्यान रखें दोस्तों, आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व, ये भी दोस्तों आप ध्यान रखें, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं दोस्तों। ये भी दोस्तों आप महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखें कि नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया, तो आयरलैंड से। मूल अधिकारों को कहां से लिया गया, तो अमेरिका से दोस्तों। ये दोस्तों आप कंफ्यूजन ना हो, ध्यान रखें। नीति निर्देशक तत्वों को भारत की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था दोस्तों, ये एक वाक्य ध्यान रखें जो कि एग्जामों में पूछ लिया गया था, विभिन्न एग्जामों में। तो दोस्तों इनको भी आप नीति निर्देशक तत्वों के बारे में नोटबुक में नोट कर लें दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध हो रहा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपको इसी तरह के और भी वीडियो प्राप्त हम बनाते रहेंगे समय समय पर और आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है? तो दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है, बाकी सबका हुआ है। कामगारों के लिए निर्वाहक मजदूरी, नागरिकों के लिए समाज सिविल संहिता, निःशुल्क विधिक सहायता, दोस्तों इन सब का उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में हुआ है, पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास का उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है दोस्तों, ये ध्यान रखें। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में मैंने आपको बता ही चुका हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है दोस्तों, ये आप ध्यान रखें। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रदान करता है दोस्तों, तो भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है दोस्तों, ये ध्यान रखें। बार बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। और दोस्तों जो राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। एक दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में ये बार बार पूछा गया कि राष्ट्रपति की जो चुनाव पद्धति है उसका क्या नाम है, तो दोस्तों उसका मुख्य तौर पर नाम है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। दोस्तों रट लीजिए, बार बार रट लीजिए, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। दोस्तों अगर मैं किसी परिभाषा को 1 या 2 3 बार दोहराऊं तो दोस्तों वो महत्वपूर्ण परिभाषा है, परीक्षा में पूछी गई परिभाषा है, उसको आप खास तौर पर लिख लें, याद भी कर लें दोस्तों। तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है दोस्तों, ये आप ध्यान रखें। और दोस्तों जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका निर्वाचन होता है, यानी कि राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित विधानसभाओं के सदस्य, ये दोनों संसद के दोनों सदन हैं, इनके जो सदस्य हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं और वो उनका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं। पर दोस्तों जनता इसका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है, क्योंकि जो जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि है वो ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं दोस्तों, ये आप ध्यान रखें। और दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए एक आयु कैटेगरी निर्धारित की गई है जो कि बार बार पूछी गई है, 35 वर्ष, यानी कि दोस्तों 35 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ही राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आमंत्रित अपना दावा लगा सकते हैं। और दोस्तों देखिए दोस्तों पहले क्या होता था दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों कोई भी सीरियसली नहीं लेता था, कोई अपने बड़े पन्ने के लिए भी उस चुनाव को लड़ लेते थे, तो दोस्तों चुनाव करने वाली जो संस्था है उनका कार्य बढ़ जाता था। तो दोस्तों अब क्या कर लिया है, तो दोस्तों राष्ट्रपति में जो नामांकन के लिए तब आते हैं तो दोस्तों 15,000 रुपये की जमानत राशि लगती है और दोस्तों 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक का होना
आवश्यक है, यानी कि 50 या 100 लोगों का, यानी 50 तो प्रस्तावक के रूप में और 50 अनुमोदक के रूप में उपस्थित होना आवश्यक है। ये दोस्तों आप ध्यान रखें, 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक, 35 वर्ष की आयु पूर्ण, 15,000 रुपए की जमानत राशि। ये दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए योग्यता है दोस्तों। ये भी एग्जामों में पूछी गई है, इसलिए मैं दोस्तों आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों जो राष्ट्रपति को शपथ है वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है दोस्तों। ये आप ध्यान रखें कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो दोस्तों भारत का जो मुख्य महान्यायवादी है, यानी कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, वो शपथ दिलाता है अपने राष्ट्रपति को। चलिए दोस्तों, ये थी राष्ट्रपति के बारे में बातें जो कि मैंने आपके सामने शेयर की। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ दोस्तों देख लीजिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो से उत्पन्न जो विवाद है, यानी कि चुनावों में धांधली हुई है, उसका अगर जांच करनी हो तो दोस्तों वो जांच संसद द्वारा की जाती है दोस्तों। ये आप ध्यान रखें कि राष्ट्रपति में चुनावों में धांधली की जांच कौन करता है, तो दोस्तों संसद करती है। ये आप ध्यान रखें दोस्तों। और दोस्तों देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था या थी। तो दोस्तों अपनी जो इंदिरा गांधी थी वो दोस्तों प्रधानमंत्री बनने से पहले राज्यसभा की सदस्य थी दोस्तों। इंदिरा गांधी के बारे में और तो क्या प्रश्न पूछा जाए, इनका कार्यकाल आप एक याद जरूर रख लें दोस्तों, क्योंकि इनका कार्यकाल काफी लंबा रहा था और इनके दोस्तों पद पर रहते निधन भी हो गई थी, निधन भी हो गया था दोस्तों, इसलिए इनका कार्यकाल आप जरूर याद रख लें। याद रहे तो आप रख लें। सबसे पहले दोस्तों जो कार्यकाल था वो 1967 से 77 तक, यानी कि 11 वर्ष तक ये लगातार प्रधानमंत्री। बाद में दोस्तों 1980 से 84 तक और प्रधानमंत्री रही भारत की, और 84 में इंदिरा गांधी जी का निधन हो गया था दोस्तों। उसके बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। ये दोस्तों आप फैक्ट इंदिरा गांधी के बारे में ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंदिरा गांधी के बारे में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो दोस्तों भारत की प्रधानमंत्री के पद पर रही है, तो दोस्तों जरूर पूछे जाएंगे इंदिरा गांधी। वैसे भी दोस्तों महत्वपूर्ण है इंदिरा गांधी। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाता है। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री है वो दोस्तों संसदीय सचिव को उसके पद की शपथ दिलाता है दोस्तों। ये दोस्तों आप ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री किसको शपथ दिलाता है, तो दोस्तों संसदीय सचिव को प्रधानमंत्री शपथ दिलाता है दोस्तों। ये आप ध्यान रखें। और दोस्तों देख लीजिए राजनीति विज्ञान का एक क्वेश्चन आपके सामने, ये एक और रहा। हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप में सच्चे तौर पर संज्ञात्मक नहीं है। यानी कि दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ये दोस्तों, यानी कि 3 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा, यानी कि संज्ञात्मक नहीं है। और संज्ञात्मक है शासकीय शक्तियों का वितरण है दोस्तों, लिखित संविधान है भारत का, न्याय एक पुनरावलोकन भी है दोस्तों। ये दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषता है दोस्तों, आप ध्यान रखें। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन। राजनीतिक दल और उसके नेता के त्रुटिपूर्ण युग्म की पहचान कीजिए। दोस्तों इसमें जो त्रुटिपूर्ण युग्म है दोस्तों, 1 नंबर है BL संगमा, ये दोस्तों इसका त्रुटिपूर्ण युग्म है। और दोस्तों जो सही युग्म है वो ध्यान रखना है, यानी कि कौन से नेता कौन सी पार्टी से संबंधित है, ये दोस्तों आप ध्यान रखें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है S सुधाकर रेड्डी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी से संबंधित है प्रकाश कारत। और बहुजन पार्टी दोस्तों बार कई 2-3 एग्जामों में पूछा गया मायावती का संबंध किस पार्टी से है, तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी से मायावती का संबंध है। दोस्तों ये थे राजनीति के क्वेश्चन। और दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं, ये दोस्तों राजनीति से संबंधित नहीं है। एक क्वेश्चन दोस्तों, हाँ, भारत की विदेश नीति में असली गुट निरपेक्षता का सूत्रीकरण के प्रस्तुत करता थे। तो दोस्तों भारत की जो असली गुट निरपेक्षता का सूत्रीकरण जो करने वाले यानी कि प्रस्तुत करता थे वो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी थे दोस्तों, जिन्होंने भारत की गुट निरपेक्षता का सूत्रीकरण किया था, यानी कि सर्वप्रथम इन्होंने सूत्रपात किया था भारतीय गुट निरपेक्षता का। और दोस्तों इसका शासनकाल है वो है दोस्तों 1998 से 99 और बाद में 2004 तक। ये दोस्तों आप अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल याद रख लें दोस्तों, पूछा जा सकता है। एक तो इंदिरा गांधी का कार्यकाल और एक अटल बिहारी जी का कार्यकाल, ये दोस्तों ध्यान रखें, एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि अटल बिहारी जी अब भाजपा के संस्थापक थे। इनको दोस्तों जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस को अगर किसी ने टक्कर दी है तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो दोस्तों ये थे राजनीति विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। इनका विस्तृत हल करने का मैंने
प्रयास किया है और दोस्तों उन्हीं कथनों को और व्याख्या को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो और जिनको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया हो। तो दोस्तों मैंने काफ़ी हद तक आपको समझाने की कोशिश की है। अगर कोई भी कमी पेशी रह गई है या कोई ऐसा फैक्ट आपको लग रहा हो कि ऐसा फैक्ट ये गलत है या सही है, तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों मैंने आपको अधिक से अधिक मैं आपको ज्ञान बांट सकूं, मैंने ये भी प्रयत्न किया है। और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको शुभकामनाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके लिए सबसे पहले उपस्थित यानी